हेलो गाइस, मेरे को बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, जैसे मैंने अपना फर्स्ट वीडियो डाला कि अबाउट डीएनबी डीजीओ प्रैक्टिकल एनबी डीजीओ प्रैक्टिकल के बारे में, कि उसमें कॉमन केसेस क्या है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा है और मैं एक डीएनबी रेजिडेंट हूँ। आई एम डूइंग सेकेंडरी डीएनबी। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि एक तो आपको पैनिक नहीं करना है। मुझे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि कैसा रहता है, हमने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि डीजीओ 2 साल का ही होता है। तो उसमें हम जो है काम ही करते रह जाते हैं और हमें टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का, और हम कुछ पढ़ते वगैरह भी नहीं है। तो अब एग्ज़ाम एकदम तुरंत ही आ जाता है, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन मैं आपको एक बात सच में बता दूं कि जो डीजीओ का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम अच्छा होता है, ठीक होता है, क्योंकि उसमें ना बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होती है जो कि आप अपने लेबर रूम में करते हैं। अरे आप यू गाइज आर मैनेजिंग पीपीएच ना, तो पीपीएच में क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर लिख ही दोगे, ठीक है। तो इसमें इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे किसी ने मुझसे पूछा था कि इंस्ट्रूमेंट भी मुझे नहीं आते हैं, तो आप जैसे डिलीवरी किट होती है उसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके अंदर, तो वो जैसे एपिजोटोमी सीजर होती है, आर्टरी होती है, कोका फोर्सेप होता है, तो ये सब आपको आता है। डीएनसी में ओवम फोर्सेप होता है, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप होता है, स्पेक्युलम होते हैं, सिम स्पेक्युलम होते हैं, ये सब आपको आता है। पीवी करते हो, पीएस करते हो जब आप, तो कसको स्पेक्युलम होता है, वो सेल्फ रिटर्निंग होता है, ये सब आपको आता है। मतलब आप डोंट पैनिक। मतलब जो आपके ये वाले लैब के अलावा जो इंस्ट्रूमेंट आपको रखे जाएंगे वो बहुत बेसिक इंस्ट्रूमेंट होंगे। जैसे कि वो रख देंगे, एलिस फोर्सेप रख दिया, ठीक है, और टिश्यू कटिंग सूचर रख दी, फीचर रख देंगे जैसे बाइक्रिल, मोनोक्रिल, कैटगट, ये सब। वॉलसेलम रख दिया, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप रख दिया, ओवम फोर्सेप रख दिया, और मतलब बहुत बेसिक बेसिक रखेंगे। ऐसा कोई आपको ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप रख दिया, कोकर फोर्सेप रख दिया, तो मतलब ऐसा वो आपसे कुछ ऐसा, देखो वो भी आपको पास करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जब आप एग्ज़ाम दोगे ना तो आप लिटरली मेरे को आके वापस जो है थैंक यू बोलोगे, और कि मतलब जैसा मैंने बताया था ऑलमोस्ट वैसा ही निकला, क्योंकि मैंने खुद ने वो एग्ज़ाम दिया है। और मैंने खुद ने, हम 4 दोस्त थे, तो हमने खुद ने जो है 5 दिन पहले पढ़ना चालू किया था, 3 दिन हमने पढ़ाई की, 2 दिन लास्ट के हमने पढ़ाई की भी नहीं। फिर भी हम पास हो गए, क्योंकि उन्होंने जो पूछा था वो हमारे लेबर रूम में हम कर रहे थे, तो इतना टफ नहीं था। तो प्लीज़ चिल। और अब सब मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि इतनी मैंने पढ़ाई की नहीं है, ये सब वो सब, लेकिन जो मैंने आपको आइडिया दिया ना बिल्कुल वैसा ही है। जैसे वो आपसे जो है, अगर आपको, जैसे मैं आपको कॉमन केसेस बता देती हूँ। जैसे अगर आपको फाइब्रॉइड आए तो उसके लिए आप टीएच करोगे, तो टीएच के मतलब कौन कौन से लिगामेंट जो है किस किस ऑर्डर में आप क्लैम्प कॉटराइज करते हो, ये सब आपसे पूछेंगे। बीएच करते हैं तो केस उसमें होगा। फिर परॉप इनका बेसिक क्या होता है जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है। एलएससीएस के स्टेप्स पूछ सकते हैं, डीएनसी के स्टेप्स पूछ सकते हैं। तो यू आर डूइंग दिस, मतलब कर रहे हो ये, तो इसमें इतना घबराना नहीं है। और जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, ठीक है। उतना कॉन्फिडेंस आपने होना चाहिए। अगर आप इन बेसिक बेसिक का भी आंसर नहीं दोगे तो वो सोचेंगे इसने कुछ नहीं किया, ये तो टाइम पास कर रहा है, कर रही है, तो वो उनको नहीं लगने देना चाहिए। बाकी आपको आता है सब, ये विश्वास करके जाना है। और सोना है, एक रात पहले आपने सोना ही सोना है। और तो मेरे साथ ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे एग्ज़ाम से एक दिन पहले नींद नहीं आती है, लेकिन सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छे, देखो जो एग्ज़ाम है ना, वो एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो वो आपका एक दिन पहले पढ़ा हुआ वो आपको रिटेन नहीं होगा, ठीक है। वो आपको जो है वो याद आएगा जो आपने 2 साल से अपने लेबर रूम में, अपने वार्ड में किया है। तो उसके लिए आपको सोना पड़ेगा, आपका दिमाग शांत होना चाहिए। तो सोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी पढ़ना है एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लेना। रात को 10 बजे सो जाना है, सुबह ब्रेकफास्ट करके नहा धो के जाना है, ठीक है। सो के ज़रूर जाना है, क्योंकि वो आपने जो रात में पढ़ा है वो आपसे नहीं पूछेंगे, हो सकता है, लेकिन आपसे वो ज़रूर पूछेंगे जो आप अपने लेबर रूम में 2 साल से कर रहे हो, तो वो याद आना चाहिए, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अब आपको नॉर्मल केसेस बता देती हूँ कि कौन कौन से केसेस आते हैं। जैसे मुझे प्लासेंटा प्रीविया ट्रांसवर्स लाई आया था, और यूवी प्रोलैप्स आया था, और ये आया था रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस और ट्रांसवर्स लाई। मेरे दोस्तों को जो आया था वो एक प्रीएक्लैम्शिया आया था, एक को अनीमिया आया था, ठीक है। और बाकी एक का मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको कॉमन कॉमन केसेस बता देती हूँ जो वो लोग रखते हैं। वो लोग भी देखो, आपको, आप ये मान के चलो कि वो लोग आपको पास करने बैठे हैं, वो लोग आपको फेल नहीं करेंगे। तो वो बहुत कॉमन कॉमन चीज़ें रखते हैं, तो इसमें इतना पैनिक नहीं करना है, ठीक है। जो कॉमन केसेस हैं वो हैं अनीमिया इन प्रेगनेंसी, डायबिटीज़, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, ठीक है। कार्डियक डिजीज़ वैसे आता नहीं है यूजुअली, बट हाँ पढ़ के थोड़ा चले जाना, ठीक है। पोस्ट सिजेरियन प्रेगनेंसी, ये हो सकता है। पोस्ट सिजेरियन प्रेगनेंसी जो होता है ना, यानी वी बैक वगैरह वो यूजुअली रखते नहीं है, लेकिन वो आपके पोस्ट ऑप राउंड्स में हो सकती हैं वो पेशेंट्स ना, तो उनका ध्यान रखना है, ठीक है। और ये पोस्टम प्रेगनेंसी होगा, ट्विन भी हो सकते हैं,
ट्विन भी होगा, मान लो ये करके जाना, ब्रीच करके जाना है, RH नेगेटिव, ठीक है। और FGR IUGR रहेगा। वो ये पूछते हैं कि FGR आप कब बोलते हो उसको, और अल्ट्रासाउंड पे क्या दिखता है तब FGR बोलते हैं, कितने वीक्स का डिफरेंस होना चाहिए तब जब आप उसको FGR बोलते हो। वो आपसे बेसिकली डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, पूछ भी सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट वो ऐसे कि आपको कैसे पता चलेगा कि FGR है, तो PA पे कितना डिफरेंस होना चाहिए, और जो है USG में क्या फाइंडिंग होनी चाहिए, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये सब आपसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है RPL का आपका शॉर्ट केस आ जाएगा, ठीक है। प्रीटर्म लेबर पे यूजुअली नहीं होता है, बट ठीक है करके चले जाना। और पॉलीहाइड्रोमिनस ओलाइगोहाइड्रोमिनस पे हो सकता है, APH में हो सकता है, प्लासेंटा प्रीविया होगा, अब्रप्शियो तो नहीं होगा मोस्टली। और जो है बस, ठीक है। इसके अलावा जो है बस, बाकी जो है ना, ये जो परप्यूरियम है ये पोस्ट ऑप केसेस आपके आ जाएंगे। जैसे वो एक है ना वार्ड राउंड होता है जिसके अंदर है ना 3-4 पेशेंट्स होते हैं कि VH का पेशेंट है, इतने दिन है, कॉन्स्टिपेशन है, तो क्या करोगे, VH का पेशेंट है, ब्लीडिंग हो चुकी है, मतलब पोस्ट जो है उसकी वजह से हिस्टेक्टमी हो चुकी है, तो अब आप उसका जो है उसको मतलब नीचे से ब्लीडिंग आ रहा है तो क्या करोगे। पोस्ट सिजेरियन का पेशेंट है, POD2 है, बाउल साउंड नहीं आ रही है तो क्या करोगे, ब्रेस्ट इंगॉज्ड हो रहे हैं तो क्या करोगे, ठीक है। ये सब हो गया। और ड्रेसिंग सोक्ड है तो क्या करोगे टाइप्स, है ना। और उसमें तो फिर आपको ऐसे करना है, जैसे कि मान लो ड्रेसिंग सोक्ड है तो फिर आप क्या करोगे कि आप जो है उसको मतलब वुंड कल्चर से सेंसिटिव, वो वुंड CS भेजोगे, मतलब वुंड कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजोगे, और क्या क्या करोगे, मतलब ये सब आपसे बेसिक बेसिक वो पूछते हैं। फीवर चार्टिंग, TPR चार्टिंग, ये सब, ठीक है। और ये हो गया नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी का पेशेंट है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है आपको ये पूछेंगे, मतलब मैंने एक वीडियो में शेयर किया, NTD कब लगाते हैं और छुट्टी कब करते हैं, और पेशेंट का जो है मतलब शुगर है तो फिर क्या करते हैं, मतलब वो बेसिक बेसिक आपसे पूछेंगे। लोकिया अगर ऐसा आ रहा है तो क्या करेंगे, ये सब वो सब, ठीक है। ये बहुत कॉमन केसेस है। और अनीमिया जो है ना वो तो मतलब आपने पढ़ के जाना है, क्योंकि वो किसी भी को भी मतलब वो किसी भी पेशेंट में वो पूछ सकते हैं, वो कहीं के कहीं भी कूद सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब कि अनीमिया के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। उसके लिए फॉर्मूला होता है, कितनी डोजेस कैलकुलेट करते हैं, कब ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, कब IV आयरन देते हैं, कब टैबलेट देते हैं, टैबलेट से क्या प्रॉब्लम होती है कि IV आयरन पे शिफ्ट करते हैं, और जैसे कि कितने वीक्स के बाद आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़ ही करोगे, चाहे कितना भी उसका हीमोग्लोबिन हो, अगर उसका मतलब कम है तो आप IV आयरन के लिए कब जाते हो, आप जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कब पेशेंट को ऑप्ट करोगे, ये सब वो सब बताना होता है, ठीक है। जो कॉमन गायनेक के केसेस है ना वो है अबनॉर्मल जो है AUB, फाइब्रॉइड, ठीक है, ओवेरियन मास, ठीक है। उसमें टेराटोमा वगैरह जो होता है ना, डिश वो क्या बोलते हैं, डर्मोइड सिस्ट वो होता है, ठीक है। तो वो देखना है, ठीक है। ओवेरियन मास हो गया उसमें। और जो कार्सिनोमा होता है यूजुअली नहीं रखते हैं वो। एंडोमेट्रियम का आप देख सकते हो, बाकी वो नहीं रखते हैं, ठीक है, उतना लोड नहीं लेना। और POP पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स हो गया, इनफर्टिलिटी हो गया, अमीनोरिया हो गया, और एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज पे भी नहीं होता है, वो नहीं होता। और किट सारी याद करके जानी है, जो सिंड्रोमिक होती है ना वो आपने करके जानी है। बाकी फिर आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट का मैंने आपको बता दिया है कि जो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो वही इंस्ट्रूमेंट जो अपने लेबर रूम में यूज़ करते हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो फिर आप उसमें जो आपको याद आ रहा है आप वो बोल दो, ठीक है। बट आपको कुछ ना कुछ बोलना ज़रूर है, ठीक है। जैसे सिम्स पैल्विकुलम का क्या यूज़ है, तो सिम से क्या करते हैं, हम सर्विक्स को जो है देखते हैं, ठीक है। और ये जो है सिम से वो करते हैं, सिम स्पेकुलम DNC में काम आता है, सिम स्पेकुलम जो सर्वाइकल एक्सप्लोरेशन में काम आता है, सिम स्पेकुलम VH में काम आता है। तो ये सब आपने देखे हैं तो आपको बताना, उस समय दिमाग काम नहीं करता है, मैं आपको बता रही हूँ। वो दिमाग तब आपका काम करेगा जब आप अच्छे से रात को सो के जाओगे, मैं सच बता रही हूँ। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना, सो के ही जाना है। और मेटा पेल्विस एंड फीटस कल बता दिया। मैकेनिज्म ऑफ लेबर के जो 7 स्टेप्स होते हैं वो आपको करके बताना है। गुड्डा पेल्विस पे यूट्यूब पे कोई वीडियो होगा तो देख लेना, और वैसा का वैसा करके आना, नहीं समझ में आए तो रट लो, ठीक है। और उसके बाद ब्रीच के ऊपर पूछते हैं, बाकी पर्टोग्राम पूछ सकते हैं कि पर्टोग्राम और WHO लेबर गाइड में क्या अंतर है, कौन सा बेटर है, क्या है। जैसे कि पर्टोग्राम 4 सेंटीमीटर पे चालू होता है, WHO लेबर गाइड 5 सेंटीमीटर पे चालू होता है। वो CTG की वो भी दे सकते हैं, CTG जो है NST मतलब जो है वो निकली हुई हो सकती है, तो उसमें पूछ सकते हैं कि मतलब कैसे कैसे करना है।
बस कॉन्ट्रासेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रासेप्शन वो पूछेंगे, मतलब ये याद रखना कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, उसमें भी वो ऐसे ज़्यादा नहीं पूछते, देखो जैसे कि मोस्टली आपका कहीं पे भी आएगा तो वो कॉपर टी वगैरह के बारे में पूछेंगे, मिरेना हो सकता है, ठीक है, ऑसिपिल्स हो सकता है, सहेली, और ये जो बेसिक बेसिक है वही है, जैसे कि वो नेक्सोप्लानोन ये सब नहीं होता है, मतलब जो ये इम्प्लांट्स यूजुअली नहीं रखेंगे, बट फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जो मेडिसिन है, ड्रग्स है, कम से कम जो इम्प्लांट मतलब जो है ना, जो बेसिक मेडिकेशन है, जैसे बीपी की लेबेटोलॉल है, इनके साइड इफ़ेक्ट क्या है, जैसे कि, और हाँ मुझसे ये पूछा था कि एपिलेप्सी का पेशेंट आया, नहीं नहीं एपिलेप्सी नहीं, पेशेंट को था सीज़र डिसऑर्डर, नहीं क्या था पेशेंट को सीज़र आ रहे थे, तो अगर आप क्या दोगे, ऐसा कुछ पूछा था, तो MgSO4 हम देते हैं, बट मतलब वो एजेंट कौन सा दोगे एंटी एपिलेप्टिक, वो उन्होंने पूछा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो उसमें ऐसे था कि आप वो देते हो लेवोटाइरासिटाम देते हो, और कौन कौन से देते हो, उनके क्या क्या किस तरह से बना के देते हैं, वो थोड़ा पूछते हैं। सिंटो कैसे बनाते हैं ये पूछते हैं। MgSO4 के कौन कौन से रेजिमेन होते हैं, प्रिचार्ड और जिस्पेन, तो वो कैसे देते हैं, उनको कैसे बनाते हैं, ये सभी पूछ सकते हैं। वो इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो सिंटो कैसे बनाते हैं वो ज़रूर देख लेना, MgSO4 कैसे बनाते हैं वो देख लेना, प्रिचार्ड और जिस्पेन दो ही मेनली होते हैं, इनमें क्या क्या मतलब जो है, फिर मतलब नेक्स्ट डोज कब देनी है, टॉक्सिसिटी का क्या मतलब है, ये सब पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका बस हिस्टेरोस्कोपी के स्टेप्स वगैरह तो कोई पूछेगा नहीं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह रख देंगे और ये सब क्या होता है पूछ लेंगे, बाकी लैब के इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बता ही दिए हैं, और कुछ इतना नहीं है, मतलब प्लीज़ चिल करिए। और जो मैंने कॉमन केसेस बताए हैं बस यही कॉमन केसेस होंगे, इनके अलावा और कोई मोस्टली तो केस नहीं ही होगा, मतलब इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ मोस्टली केसेस होगा जो मैंने आपको बताए हैं। इतना ही है, आप एक बार दोबारा सुन लीजिए जो मैंने सेगमेंट बताया, जिस चीज़ के अंदर जो केसेस बताए, उसके अलावा और मोस्टली केसेस नहीं आएंगे, तो आप देख सकते हैं वो। और कुछ और लगे तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करो, मुझे जैसे जैसे मैसेज मिलेंगे मैं, या फिर जो आपकी क्वेरीज होगी उनको मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर सच कॉन्टेंट।